Shri G. Ravi Babu. Shri G. Ravi Babu, a postgraduate in zoology, has 2 decades of experience in aquaculture. He worked as the regional coordinator of MPEDA National Center for Sustainable Aquaculture, Kakinada, India, from 2009 to 2017. He partnered with ICAR SIBA to develop milkfish broodstock and hatchery for commercial seed production. He is also involved in certification of shrimp farms. He presented his success story on the nursery rearing of sea bass and milkfish at the BAFAC 2020. मैं रवि बाबू सूरत में आए हुए सीबा का सेकंड फार्मर कंक्लेव में आए हुए फार्मर लोगों को और स्टूडेंट्स को और डिग्निटरीज को मेरा नमस्कार है। मेरे को अच्छा हिंदी नहीं आता मगर कोशिश करूँगा आपको बोलने में। ये जो टॉपिक दिया हुआ है स्पीसीज डाइवर्सिफिकेशन, इसकी आपको इतना इम्पोर्टेंट क्यों है बोले तो 40-50 साल का एक्वाकल्चर में फ्रेश वाटर का ज़्यादा हो गया आंध्र प्रदेश में। ब्रैकिश वाटर का रिसोर्स हम देश भर में देखें तो 7 से लेकर 8 लाख का हेक्टेयर का ज़मीन खाली पड़ा हुआ है। जैसे आप इससे पहले सुबह से बहुत सारे डिग्नेटरीज बोल दिया है कि इतना सारा ज़मीन खारा पानी का ज़मीन है, उसके लिए क्या चीज़ आगे ले सकता है फूड न्यूट्रिशन के लिए, नहीं तो एम्प्लॉयमेंट के लिए, नहीं तो फार्मर को ज़्यादा इनकम आने के लिए, वो भी सस्टेनेबल इनकम है। वो क्या चीज़ है उतना कैपेसिटी वाला है, वो इसमें करने का अवकाश रहता है। बोले तो मिल्क फिश एक चीज़ है, दूसरा है कि सी बास। ये दोनों से आपको सस्टेनेबल इनकम ज़्यादा मिलने का चांसेस रहता। और ये दो मछली ऐसा है कि अगर जो श्रिम्प फार्मिंग करने वाला फार्मर लोग इसको लेके आने के लिए उसका फार्म सेक्टर में रखे तो भी डिसीज़ का इंसिडेंस कम होने का चांसेस रहता, क्योंकि श्रिम्प फार्मिंग का बैक्टीरिया अलग है, फिश फार्मिंग में जो आप बैक्टीरिया रहता है वो अलग है, तो सक्सेस मिलने का चांसेस रहता है। तो उसी वास्ते ये दो मछली मिल्क फिश और सी बास का बोलने जा रहा हूँ। ब्रैकिश वाटर एक्वाकल्चर में अभी देखें तो मोनोकल्चर का श्रिम्प स्पीसीज ही कर रहे हैं। इससे पहले किया कि मोनोडन किया, बाद में वेनामी कर रहे हैं। अगर समझो कुछ बीमारी आ गया तो क्या करने वाला है। जो आपका इधर समझो गुजरात में 10,000 का हेक्टेयर का ऐसा ज़मीन है, समझो कुछ प्रॉब्लम आ गया, 70% ऐसा कुछ बीमारी आ गया, क्या है आपके पास अल्टरनेटिव, क्या है इंडस्ट्री क्या सोच रहा है। तो आपको तो जो लीड फार्मर्स है, नहीं तो एक फार्मर ऐसा है कि क्या है आपके पास, अगर ज़मीन खाला पड़कर आपका बिजनेस क्या होने वाला है, तो आप आगे सोचना है। और जो स्टूडेंट है वो 7 साल में 10 साल में मैं भी एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बनना है ऐसा सोचना है, तो आपका खुद का एक सोच ऐसा होना है कि मैं कैसे ब्रूस्टक को डेवलप करना है, क्योंकि ब्रूस्टक तो गवर्नमेंट कर रहा है मगर एंटरप्रेन्योर ज़्यादा आने से आपको सीड का ज़्यादा मिलेगा, तो ही आपको स्टॉकिंग करने में अल्टरनेटिव मिलेगा। ये और ये तो मिल्क फिश और सी बास बहुत अच्छा स्पीसीज़ है और ये हाई वैल्यू भी है। इससे पहले प्रेजेंटर बताया कि आपको ये महाराष्ट्र में 700 रुपया का भी ज़्यादा पैसा मिलने का चांसेस है पर केजी, मगर आंध्रा में इसका 450 लेकर 500 का ऐसा मिल रहा है और वेस्ट बंगाल में इसका कीमत बहुत ज़्यादा मिलता है। और हम 2016-17 से सीबा से जुड़ा हुआ है, उसका टेक्निकल सपोर्ट लिया है। वो हम स्पान लेकर फिंगरलिंग तक किया है, बाद में हम सेल किया है। करीब 1 मिलियन का सीड हम भेजा है। मगर आपको दिखता है 1 मिलियन एक छोटी बात है, मगर गवर्नमेंट में वो जो स्पान को वो 1 मिलियन स्पान सप्लाई करने में कितना मुश्किल होता है एक बैच में। ऐसे 5 बैच में हम पूरा 1 मिलियन का फ्राई बनाया है। और आंध्र प्रदेश में मछलीपट्टनम एरिया और महाराष्ट्र में और कुछ गुजरात के लिए और कुछ जो लोग पूछा है हैचरी का सीड फ्राई कैसे तालाब में कर सकता है, तो हम आदित्य फिश हैचरी के तरफ से मुतकाडो एक्सपेरिमेंटल स्टेशन सीबा से
स्पान लेके ये फ्राई करके हमारा हैचरी में बाद में दे दिया है। और इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ आप देखें तो ये वो स्पान हम चेन्नई से लेकर जो काकीनाडा में हमारा हैचरी था उसमें 700 किलोमीटर का दूर है। तो उसमें हम 5 बैचेस में सीड को लेकर आया। पूरा आपका टाइमिंग आवर्स देखे तो 18 आवर्स है। तो आप चेन्नई से भी गुजरात को नहीं तो महाराष्ट्र और इंडिया में हर जगह पे वो स्पान आप लेके जा सकता है आराम से। अगर आपका कुछ LRT जैसा आपका जो अभी बचा ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हैचरी ऐसा कुछ कर रहा तो ये भी आप ट्राई कर सकते हैं। और आप अगर आप हैचरी कर रहा है तो ये स्लाइड इम्पॉर्टेंट है। इसमें आप देखें तो जैसे आप बेनामी का करता है ना, ऐसे ही एग वॉशिंग में फोकस करना पड़ेगा और ट्रीटमेंट में फोकस करना पड़ता है। और LRT में भी BMPs बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस का इम्पोर्टेंट रहेगा। बोले तो ये दिखने में छोटा छोटा लगता है। देखो अगर आप हैचरी लोग है तो इधर वो आपको लगता है कि क्या है, आप खुराक तो डाल रहे हैं मगर आप उसको क्लीनिंग कैसे करता है प्लास्टिक टैंकर में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे आप डिसीज़ इन्वाइट करते हैं। जो फीड आप यूज़ कर रहे हैं ना सीमेंट टैंक में नहीं तो प्लास्टिक टैंक में जो यूज़ करते हैं ना, अगर उसको ठीक तरह से मैनेजमेंट नहीं किया तो वही आपको सर्वाइवल को लो में आने के लिए ये कर देगा है। तो उसको आप सोचना है, आपका खुद का मैनेजमेंट बनाना है। ये नहीं कि आप अलग अलग चीज़ों से वीडियो में ये वो देखकर ट्राई करने का। आप सोचना है कैसे मैं करने से मेरे को सर्वाइवल इम्प्रूव होता है, वो देखना है। और इसमें क्या है कि आप स्पान लेके आके अगर आप टैंक में डाल रहा तो वो जो टाइम में आप देखना है कि माउथ ओपनिंग का टाइम कब रहेगा, कितने आवर्स में माउथ ओपनिंग टाइम होता है। क्योंकि ये मिल्क फिश और सी बास में मिल्क फिश का में तो आपको आलगे डालने से आगे से वो बच जाएगा। क्यों? और उसका भगवान ऐसा दिया कि उसका योग सैक 4 दिन तक नहीं तो 3 दिन तक रहता है, तो बीच में आलगे मिलेगा तो वो बच जाएगा। मगर सी बास में जैसे फ्राई माउथ ओपनिंग होते ही स्पान फ्राई हो स्पान माउथ ओपनिंग होते ही आपको रोटीफेयर का उसका रोटीफेयर को बहुत ज़रूरी होना है। तो उसमें हैचरी में रोटीफेयर का डेंसिटी कितना डाल रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप रोटीफेयर डेंसिटी नहीं मिला तो भी जाएगा, सर्वाइवल नहीं मिलता है। ये रोटीफेयर इतना इम्पोर्टेंट है कि आपका जो श्रिम्प फार्मिंग करते हैं ना उधर में भी आप रोटीफेयर का मिलने से सर्वाइवल भी बहुत बढ़ेगा है। और ये इसके साथ साथ रोटीफेयर के साथ साथ आप आर्टिमिया भी यूज़ करना पड़ता है। और हेल्थ मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हैचरी में हेल्थ मैनेजमेंट फॉलो नहीं किया तो आपको पूर फ्राई मिलने का चांसेस है। कोई भी एनिमल में आर्टिमिया या रोटीफेयर वो मैनेजमेंट ठीक तरह से नहीं किया तो आपको पूर फ्राई मिलेगा। पूर फ्राई से आपको तालाब में यही बेस है जो आपको 120 DOC नहीं तो अगर मछली देखे तो आपको 1 साल का ऐसा करने है तो यही फर्स्ट स्टेप है। तो आपको फ्राई अच्छा फ्राई मिलने के लिए अच्छा हेल्थ मैनेजमेंट भी हैचरी में इम्पॉर्टेंट है। और ये जो स्लाइड है ये फ्राई और फिंगरलिंग के बारे में है। ये तो नर्सरी भी जो अभी पॉन्ड्स जो करता है वो कंट्रोल एरिया में करना पड़ता है। इससे पहले मनोज शर्मा भी एक टैंक में दिखाए ना सीमेंट टैंक्स, वो भी ये शूटेबल रहता है ये नर्सरी फ्राई और फिंगरलिंग प्रोडक्शन करने में। ये हम 2 सेंटीमीटर्स वाला लेके आके नर्सरी करना है। बाद में वो जो देख रहे हैं ना आप, वो वेन्ना में जो देखा है सीड देखा है काउंटिंग अलग है। और मिल्क फिश में सी बास का छोटा छोटा 2 सेंटीमीटर्स का रहता है और इसका काउंट भी अलग रहता है। और नर्सरीज में आपको हाई स्टॉकिंग डेंसिटीज अभी नहीं करने का, क्योंकि इसको पहले समझना पड़ता है, बाद में आपको एक्सपीरियंस आने के बाद डेंसिटीज़ को बढ़ाना है। और इसमें अच्छी बात है कि अभी हर जगह पे फ्लोटिंग फीड भी मिल रहा है और सिंकिंग फीड भी मिल रहा है। तो ये आपको मिल्क फिश और सी बास दोनों भी स्लो सिंकिंग और फ्लोटिंग फीड से भी कर सकता है। ये नहीं कि क्या क्या फीड मिल डालना है, इसको सी बास को लाइव फिश ही खाता है, ये नहीं है।
पहले आप ये कीजिए, अगर आपको पास 20 या 30 तालाब है तो आपको ज़रूर ना ज़रूर 1 या 2 रिजर्वायर रहता होगा। तो अगर आपको सेटलमेंट पॉइंट रहे तो एक बार ट्राई करने के लिए एक तालाब में 300 या 400 डाल के देख लीजिए उसका क्या होने वाला है। और ये भी अच्छा है कि अगर आप रिजर्वायर में और सेटलमेंट पॉइंट में बिना ट्रीट नहीं कर रहा तो कुछ केमिकल नहीं यूज़ कर रहा तो ये मछली भी डाल के वो आप रिजर्वायर यूज़ करो और देख लीजिए, क्योंकि मछली रहने से जो बैक्टीरिया मिलता है ना उससे आपका श्रिम्प फार्मिंग में भी सक्सेस बढ़ने का चांसेस रहता है। और मिल्क फिश ऐसा है जो आपका ग्रोथ में हर एक तालाब में 300 नंबर डाले तो भी ग्रोथ में, और वो डालना है 10 ग्राम के बाद ही डालने का डाले तो ये कम्पीट नहीं होता है। जो आपका तालाब में 20% से लेकर 40% का अगर कुछ फीड वेस्टेज हुआ तो ये मिल्क फिश बहुत अच्छा एनिमल है, वो मिल जाता है मछली से। जैसे आप बाकी का 2 महीने में आपको प्रोडक्शन ज़्यादा आने का और आपको सक्सेस बढ़ाने के लिए ये मिल्क फिश एक बहुत अच्छा मछली है, क्योंकि ये तो हेर्बीवोरस है। अगर आपको सीबास को करना है तो वो रिजर्वायर में, नहीं तो सेटलिंग पॉन्ड में, नहीं तो कुछ तालाब ऐसा आपको 10 तालाब में 2-3 तालाब ऐसा डिसीज ब्रेक आउटब्रेक आ गया तो उसमें खाली क्यों रखने का, उसको रिजर्वायर फिर बनाओ और ये मछली लेके आके सीबास लेके आके 300 नंबर डालो। बाद में आपको सिंकिंग पैलेट तो मिल ही जाता है, तो एक बार डाल के देख लीजिए और 3 महीने 4 महीने जैसे आप पूरा फार्म को शट डाउन करने टाइम पे ये भी एक बार चेक करके देख लीजिए। अगर आपको मज़ा आया, ग्रोथ में मज़ा आया तो ये ट्राई कर सकते हैं आप एक बार। और ये जो स्लाइड है ये अभी मछलीपट्टनम में कुछ लोग किया है, 400 एकर्स में ये नर्सरी कर रहे हैं अभी ये उधर, और उधर 300 लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट मिल रहे हैं। इससे पहले मैं देखा था कुछ हमारा ये जो गुजरात का साई ग्रुप करके एक फार्मर ग्रुप है, ये लोगों भी ये ऐसा ऑलरेडी किया हुआ दिख रहा है, मगर ऐसा 10-20 का ग्रुप भी ये अडॉप्ट करने से नर्सरी फार्मिंग ऑफ मिल्क फिश और नर्सरी का सीबास का ट्राई करने से आपको भी इमीडिएटली जैसे 2 सेंटीमीटर वाला, नहीं तो 20 ग्राम वाला, 100 ग्राम वाला सीबास अवेलेबिलिटी रहने से आपका भी जो विंटर में भी ये सीबास और मिल्क फिश कर सकता है। और ये 1 मिलियन जो है ना 25,000 एकड़ में अभी उधर पर एकड़ डेंसिटी डाल के कर रहा है। और इसमें अगर आपको सर्वाइवल ज़्यादा मिलना है तो आपका जो नर्सरी टैंक में समझो आपको मछली उधर जो जगह पे झींगा नहीं कर रहे हैं, अगर आपको सर्वाइवल ज़्यादा मिलना है तो आप 2 सेंटीमीटर वाला फ्राई लेके आइए, सीबास डाल दीजिए, बाद में 40,000 या 50,000 का ऐसा श्रिम्प भी लेकर के डाल दीजिए, तो सर्वाइवल सीबास को ज़्यादा मिलने का चांसेस रहता है। मैं सीबास के लिए बता रहा हूँ, नर्सरी ज़्यादा सर्वाइवल मिलने के लिए। और ये फार्मिंग ग्रोथ एंड रेयरिंग मिल्क फिश और सीबास के बारे में, ये तो आपको टारगेट करना है 750 ग्राम से लेकर 1 केजी का बीच में ही, क्योंकि अगर इसका मार्केट बढ़िया है, क्योंकि ये जो उसका महंगा हो गया है ना 500 रुपया, इससे ऊपर हो गया इसका दाम 1 केजी का सीबास, और मिल्क फिश भी 300 रुपये के 400 रुपये के ऊपर हो गया। और इसी वास्ते आपको 750 ग्राम्स आप टारगेट किया, तो अगर समझो आप 50 ग्राम का नहीं तो 100 ग्राम का मछली आप नर्सरी में लेके आके आपका ग्रोथ में डाल दिया तो 3 ग्राम के हिसाब हर दिन 3 ग्राम तो मछली का मिल जाएगा आराम से, मिल्क फिश का। और आपको सीबास मिलता है हर दिन 5 ग्राम से ऊपर मिलने का चांसेस है। जैसे सीबास को जितना मिल्क लाइव एनिमल और सिंकिंग या पैलेट दोनों मिले तो 5 से भी ज़्यादा आने का चांसेस रहता। समझो अगर आपका जो फार्मिंग खेती करता है उसके पास ब्रैकिश वाटर के छोड़ के फ्रेश वाटर का भी मिल रहा है, नहीं तो बारिश के टाइम पे मई के इधर का जून के बाद खारा पानी के बाद आपको मीठा पानी मिल रहा है, तो वो मीठा पानी से भी आप पंपिंग करने से आपका टैंक का प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाता है। और आपका सैलिनिटी, जैसे आपका तालाब में 40 सैलिनिटी हो गया और मीठा पानी के टाइम पे आप फ्रेश वाटर ऐड करने से
उसका सैलिनिटी कम होते होने भी आपका तालाब में प्रोडक्टिविटी बढ़ने का चांसेस रहता है। जैसे सैलिनिटी बढ़ने से भी फिश का ग्रोथ फास्ट आता है। और नेक्स्ट क्रॉप अब वेनामी करने वाला है, तो श्रिम्प जो करने के टाइम पे ये जो इससे पहले वाला क्रॉप मछली ऑलरेडी 2-3 महीने वही तालाब में रह गए हैं ना, इसी वास्ते आपका बैक्टीरिया का फिश बैक्टीरिया होने से भी आपको अगले साल श्रिम्प फार्मिंग में का भी सक्सेस होने का चांसेस रहता है। और ये जो मिल्क फिश है ना, ये 200 ग्राम से भी खा सकता है। अगर कोई टेस्ट नहीं किया तो एक बार टेस्ट कर दीजिए, वो टेस्ट करने से आपको मज़ा आता है इस मछली का बारे में। और वो जो सीबस है ना, वो 700 ग्राम के ऊपर से आप खा सकता है। और इसमें 200 ग्राम ही नहीं है, आप 10 ग्राम से भी मिल्क फिश का खाना है तो खा सकता है। और ये जो वेनामी पान में इससे पहले बोला है ना, 300 नंबर का आप ग्रो आउट में भी आराम से डाल सकता है मिल्क फिश को, उससे प्रॉब्लम नहीं है। ये जो सीबास और मिल्क फिश एक्वाकल्चर के लिए सूटेबल है। अगर ब्रैकिश वाटर में जो मछली 1 लाख टन का टच कर सकता है ब्रैकिश वाटर में, वो पहला मेरे ख्याल से इंडिया में, अगर तिलापिया भी नंबर 1 है, उसके बाद अगर ब्रैकिश वाटर में कोई टच करना है तो 1 मिलियन, नहीं तो 2 लाख का टन, 3 लाख का टन, ऐसा प्लान करके टारगेट को अचीव करना है तो वो मिल्क फिश एक ही है। क्योंकि ये 2 मछली ऐसा है कि फ्रेश वाटर में भी कर सकते हैं, ब्रैकिश वाटर में भी कर सकता है और हाई सैलिन वाटर में भी कर सकता है। अगर आपको ज़्यादा प्रॉफिट, ज़्यादा पैसा कमाना है तो ज़रूर फिनफिश के बारे में सोच लीजिए। हमको ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र सीबा विजयन सर और कैलासम सर से मिला हुआ है, वो जो नापलिया से लेकर फ्राई प्रोडक्शन के लिए ऑलरेडी वो जो मैं बोल दिया हूँ, वही लिखा हूँ उधर। 1 मिलियन का सीबास एंड लोकल में भेज दिया हूँ। इसमें और एक दिक्कत की बात यह है कि हाँ, मैं फार्मर कैसे बना हूँ बोले तो पहले मैं 2001 में ये जो इंडस्ट्री में एक्वाकल्चर में आया गवर्नमेंट के तरफ से, पहले हम BMPs में लगा हुआ है नाके के काम पे, बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस इन श्रिम्प फार्मिंग में। वो जो टाइम पे डिसीज़ अच्छा झींगा को कैसे बीमारी आता है वो स्टडी किया है। वही टाइम पे मैं 2004 से लेकर इधर गुजरात में भी आया हूँ, पहले वलसाड में आया हूँ, बाद में नवसारी में भी आया हूँ और इधर भी आया हूँ। वो जो टाइम पे मेरे को देखने के बाद मेरे को एक ही डाउट आ रहा था कि सब लोग झींगा ही क्यों कर रहे हैं। अगर समझो कुछ झींगा का हुआ तो प्रॉब्लम क्या होने वाला है, ये सब फार्मर लोगों का ऐसा सोचकर मैं और मेरा साथी एक अरुण पडियार करके 2 लोग, हम क्या है कि बोले तो ये जो ब्रूड स्टॉक के लिए सोचा है, मिल्क फिश का ब्रूड स्टॉक के लिए, उसके लिए हम 8 साल का मेहनत किया है ब्रूड स्टॉक डेवलपमेंट करने के लिए। इसीलिए मैं इधर का जो यंग एंटरप्रेन्योर्स को और स्टूडेंट लोगों को जो एक्वाकल्चर में आने के लिए सोच रहे तो आप पहले सोच लीजिए, ब्रूड स्टॉक के बारे में सोच लीजिए अगर आपको अच्छा सोचना है तो। क्योंकि जो फार्मर कमाता है वो अलग से कमाता है, जो पढ़ा लिखा वाला स्टूडेंट रिसर्च लोग ऐसा बहुत कमाना है तो, नहीं तो इंडस्ट्री को कुछ जो टेक्नोलॉजी आप बुक्स में पढ़ा करके फार्मर लोगों को ट्रांसफ़र करना है तो हैचरी जो चीज़ है वो बहुत बढ़िया चीज़ है। तो वो उनसे आप ब्रूड स्टॉक का डेवलपमेंट में सोचने से आपको ज़्यादा ये कर सकता है। और क्योंकि ये बात मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि अभी जो हम किया वो जो टाइम पे हमको कंटिन्यूसली स्पान का मिलने के लिए नहीं वो मिलता था, क्योंकि गवर्नमेंट का सीबा एक ही हमको सप्लाई करते थे। तो 5 बार किया साइकिल, सो एक साइकिल 20-21 दिन हो गया तो बाद में क्या करने का है हैचरी के लिए, तो ये दिक्कत होने का चांसेस रहता है। तो इसी वास्ते ब्रूड स्टॉक के बारे में सोच लीजिए। और जैसे गवर्नमेंट भी करता है वैसे प्राइवेट इंडस्ट्री भी ज़्यादा आने से आपका ये नर्सरीज में फ्राई का, फिंगरलिंग का, स्पीसीज डाइवर्सिफिकेशन में भी और भी मछली आने का चांसेस रहता है। वो जो फार्म गेट प्राइस सीबास का क्या कैसे मिला बोले तो 12 दिन का बच्चा को 3 रुपया में भेजा है और 5 इंच का वाला को 50 रुपये में भेजा है। 2 kg का फिश अगर आप वेस्ट बंगाल ऐसा कुछ भेजे तो 600 रुपये के ऊपर भी मिलता है। 1 kg फिश का एवरेज प्राइस है 450 रुपया है। ये जो यही मेरा प्रेजेंटेशन है। थैंक यू।